जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के बावजूद अगले 2 दिनों तक इसके कमजोर रहने की संभावना है, जिससे उत्तर पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में वज्रपात, तेज हवाएं और बारिश हो सकती है। इसी बीच प्रशांत महासागर में एल नीनो का निर्माण हुआ है, जिसे मौसम वैज्ञानिक खेती के लिए शुभ संकेत नहीं मान रहे हैं। मंगलवार को राज्य के सभी जिलों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिसमें मेदिनीनगर 40.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर या बदतर है, जानिए एक घटना से। लोहरदगा सदर अस्पताल से गंभीर हालत में एक गर्भवती महिला को रिम्स रेफर किए जाने के बाद स्लाइन लगी अवस्था में स्कूटी पर बैठाकर ले जाने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल से एम्बुलेंस के बजाय एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा मरीज को इस तरह ले जाने से निजी अस्पतालों के बिचौलियों की भूमिका और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इस संवेदनशील मामले का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और सिविल सर्जन ने पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की पुरानी बिल्डिंग में इमरजेंसी वार्ड के पास महिलाओं के लिए अलग शौचालय न होने से उन्हें पुरुषों के साथ कॉमन टॉयलेट का उपयोग करना पड़ रहा है। इसके साथ ही परिसर में लगी पेयजल मशीनों के आसपास गंदगी का अंबार है और पानी की खराब गुणवत्ता के कारण गरीब मरीजों व परिजनों को महंगे दामों पर बाहर से पानी खरीदना पड़ रहा है। बुनियादी सुविधाओं के इस घोर अभाव के कारण दूरदराज से आने वाले हजारों लोगों को रोज भारी परेशानियों और असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। इस गंभीर मामले पर रिम्स प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए आश्वासन दिया है कि महिलाओं के लिए विशेष टॉयलेट की व्यवस्था और पेयजल समस्या का समाधान जल्द ही कर दिया जाएगा। सरायकेला खरसावां के चांडल क्षेत्र में एक आदिवासी युवती के साथ कथित मारपीट और बल प्रयोग के मामले में कपाली ओपी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। एसडीपीओ चांडल द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में भूमिका संदिग्ध पाए जाने के बाद पुलिस अधीक्षक ने इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और आदिवासी संगठनों में काफी नाराजगी है। वहीं पुलिस प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। इससे पूर्व में कांदरबेड़ा पुनर्वास कॉलोनी निवासी एक आदिवासी युवती ने लापता लड़की के मामले में पूछताछ के दौरान पुलिसकर्मियों पर अभद्र व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया। इस घटना के बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों और स्थानीय लोगों की भीड़ ओपी पर जुट गई, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र स्थित बादाम कोल खनन परियोजना में मंगलवार की सुबह करीब 5 बजे अज्ञात हमलावरों ने बीजीआर कंपनी के कार्यालय पर हमला कर जमकर तोड़फोड़ की। इस घटना में कार्यालय के उपकरण और फर्नीचर क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि किसी भी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़कागांव थाना पुलिस और वरीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। रांची के एचईसी आवासीय परिसर में दुकानदारों को बिना वैध कनेक्शन के भी लाखों रुपए के पानी के बिल और डिले पेमेंट सरचार्ज डीपीएस थमाए जाने पर जगन्नाथ नगर व्यवसाय महासंघ ने गहरा आक्रोश जताया है। व्यापारियों का आरोप है कि 9 जनवरी 2024 की अधिसूचना के उल्लंघन में बकाये पर भारी भरकम सरचार्ज जोड़ा गया है, जबकि बुनियादी सुविधाएं न होने के कारण कई दुकानदारों ने निजी खर्च पर बोरिंग कराई है। महासंघ ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक प्रबंधन इन त्रुटिपूर्ण बिलों की जांच कर गलत पानी शुल्क और डीपीएस नहीं हटाता, तब तक कोई भी दुकानदार किराया जमा नहीं करेगा। झारखंड के अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अपना त्यागपत्र नवनियुक्त महाधिवक्ता रोहितश्य रॉय को सौंप दिया है। इससे ठीक एक दिन पहले तत्कालीन महाधिवक्ता राजीव रंजन ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद रोहितश्य रॉय की नियुक्ति की गई थी। राज्य के विधि विभाग में लगातार हो रहे इन बड़े बदलावों और इस्तीफों के चलते प्रशासनिक व कानूनी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। रांची में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ का राज्य स्तरीय महाधरना दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें संताल परगना समेत विभिन्न जिलों से आए कर्मियों ने ग्रेड पे आधारित वेतन, स्थायी समायोजन और सेवा सुरक्षा जैसी मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई।
आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि 25 मई 2026 को हुई विभागीय वार्ता के बावजूद कोई ठोस पहल न होने के कारण वे बुधवार 17 जून से आमरण अनशन शुरू करेंगे। इसके साथ ही अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कर्मियों ने 19 जून को राजभवन से जयपाल सिंह स्टेडियम तक मानव श्रृंखला बनाने का भी ऐलान किया है। झारखंड के 6 जिलों डोमचांच, झुमरी तिलैया, धनबाद, बड़की सरैया, धनवार और जामताड़ा की महत्वाकांक्षी जलापूर्ति योजनाएं दामोदर घाटी निगम डीवीसी से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी न मिलने के कारण अटक गई हैं। डीवीसी ने जल शुल्क मद में 104 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान न होने तक वाटर ड्रॉवल और इंटेकवेल निर्माण संबंधी करार पर रोक लगा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के हस्तक्षेप के बाद जुडको ने 59.43 लाख रुपए की अंतर राशि का आंशिक भुगतान किया है, जिसके बाद करार प्रक्रिया आगे बढ़ाने की पहल शुरू हुई है, लेकिन कई योजनाओं को अब भी अंतिम मंजूरी का इंतजार है। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री आवास पर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में इंडिया गठबंधन के 54 विधायकों की बैठक हुई, जिसमें डमी मतपत्र के जरिए मतदान की प्रक्रिया समझाते हुए मॉक पोलिंग कराई गई। मॉक ड्रिल के दौरान झामुमो प्रत्याशी बैजनाथ राम को 29 और कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा को 27 वोट मिले, जबकि 2 अन्य विधायकों ने फोन के जरिए सहमति दी, जिससे गठबंधन के कुल वोटों की संख्या 56 हो गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सभी को एकजुट रहने का संदेश दिया। वहीं गठबंधन के नेताओं ने दावा किया कि जीत के लिए जरूरी 28 वोट जुटाकर दोनों प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड में 18 जून को 2 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के मद्देनजर एनडीए ने क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए अपने सभी विधायकों को रांची के होटल रेडिसन ब्लू में शिफ्ट कर दिया है। चुनाव संपन्न होने तक सभी विधायक इसी होटल में एक साथ रहेंगे, जहां उन्हें मतदान का प्रशिक्षण दिया जाएगा और वे सीधे यहीं से विधानसभा के लिए रवाना होंगे। वर्तमान में एनडीए खेमे के पास 24 विधायक हैं और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी की जीत के लिए जरूरी 28 वोटों के आंकड़े तक पहुंचने के लिए उन्हें 4 अतिरिक्त वोटों की जरूरत है, जिसे साधने के लिए गहन मंथन किया जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी में स्थित 80 साल पुराने चाईबासा सीमेंट वर्क्स अदानी एसीसी लिमिटेड को 16 अगस्त 2026 से स्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है। कंपनी प्रबंधन के अनुसार चूना पत्थर के खनिज भंडार समाप्त होने, क्लिंकर उत्पादन की बढ़ती लागत और पुराने संयंत्र के कारण इसका संचालन अब आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं रह गया है। इस ऐतिहासिक कारखाने के बंद होने से वहां कार्यरत 74 कर्मचारियों सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े करीब 50,000 लोगों की आजीविका प्रभावित होगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगने की आशंका है। पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी स्थित टाटा स्टील के न्यू टाउनशिप क्षेत्र में सोमवार देर रात एक जंगली दंतेल हाथी के घुसने से स्थानीय लोगों और टिस्को कर्मियों में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए देर रात तक विशेष अभियान चलाया और हाथी को बिना किसी जान माल के नुकसान के सुरक्षित जंगल की ओर खदेड़ दिया। घटना के बाद वन विभाग ने लोगों से हाथियों को न छेड़ने और सतर्क रहने की अपील की है, क्योंकि क्षेत्र में मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जमशेदपुर के 17 वर्षीय छात्र यशवर्धन शर्मा ने न्यूरॉन भारत पहल के तहत देश भर के 6000 से अधिक विद्यार्थियों को एआई की मुफ्त ट्रेनिंग दी है। उन्होंने सरायकेला खरसावा जिला प्रशासन के लिए स्कीम सेतु ऐप विकसित किया है, जो लोगों को एक क्लिक पर सरकारी योजनाओं की जानकारी देता है। एआई क्षेत्र में उनके इस सराहनीय योगदान के लिए उन्हें मुंबई में किरण बेदी द्वारा यंग एआई चेंज मेकर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया और वे अब छोटे दुकानदारों के लिए लूटलिंक ऐप लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस के एवियन शहर पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 16 महीने बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गर्मजोशी से मुलाकात की। भारत को लगातार 8वीं बार इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है, जहां पीएम मोदी वैश्विक चुनौतियों, आर्थिक सहयोग और ऊर्जा सुरक्षा जैसे अहम मुद्दों पर विश्व नेताओं से चर्चा करेंगे। फ्रांस पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने स्विट्जरलैंड और स्लोवाकिया का दौरा किया था और अब बुधवार 17 जून को सम्मेलन से इतर उनकी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच एक द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है। आज जानते हैं अमेरिका और ईरान के युद्ध शुरू से युद्ध समाप्ति की पूरी कहानी संक्षेप में। अमेरिका और इजराइल द्वारा 28 फरवरी 2026 को ईरान पर किए गए भीषण हमले के साथ इस जंग की शुरुआत हुई, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई समेत कई शीर्ष सैन्य और राजनीतिक कमांडर मारे गए। ईरान का पलटवार और क्षेत्रीय प्रभाव, बदले की कार्रवाई में ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों यूएई,
कतर, कुवैत में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल व ड्रोन हमले किए, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ने के साथ साथ कई भारतीय नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी और धमकियां। 108 दिनों तक चली इस लड़ाई के दौरान दोनों देशों के बीच होर्मुज जल्द मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की नाकेबंदी, जहाजों की जब्ती और प्रतिबंधों को लेकर कड़ा गतिरोध रहा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह तबाह करने की कई बार चेतावनियां दी। पाकिस्तान की मध्यस्थता। इस पूरे युद्ध के दौरान पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सैन्य गृह अधिकारियों और चीन ने 5 सूत्री शांति प्रस्ताव पेश कर और लगातार दोनों पक्षों के बीच डेलीगेट स्तर की बैठकें करवाकर मध्यस्थ के रूप में बेहद अहम भूमिका निभाई। शांति समझौते पर सहमति। लंबी बयानबाजी, कई असफल युद्धविरामों और सैन्य संघर्षों के बाद आखिरकार 15 जून 2026 को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया, जिस पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होने की संभावना है। परमाणु हथियार न बनाने पर सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया है। साथ ही उन्होंने समझौते के तहत तेहरान को $300 मिलियन देने की खबरों को फेक न्यूज बताकर खारिज कर दिया। डिजिटल हस्ताक्षर और व्यापार की बहाली। दोनों देशों के बीच डिजिटल रूप से शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद होर्मुज जल्द मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो गई है और ट्रंप के अनुसार यह जलमार्ग अब हमेशा के लिए शुल्क मुक्त रहेगा। शुक्रवार को फाइनल डील। राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेरी गलीबाफ के साथ कार्यढांचा समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में जेडी वेंस के नेतृत्व में इस शांति समझौते पर आमने सामने फाइनल हस्ताक्षर किए जाएंगे। नेतन्याहू का कड़ा रुख। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर इजराइल में बढ़ती नाराजगी के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि समझौते के बावजूद ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिए जाएंगे और उन्होंने देश को विनाश के तत्काल खतरे से बचाया है। सुरक्षा क्षेत्रों से हटने से इनकार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ वैचारिक मतभेदों की बात स्वीकार करते हुए नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान से अपनी सेना हटाने से साफ इनकार कर दिया, जिसे विश्लेषक प्रस्तावित शांति समझौते की राह में एक बड़ा रोड़ा मान रहे हैं। विपक्ष का तीखा हमला। इस समझौते को लेकर इजराइल के भीतर नेतन्याहू को भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ रहा है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने वर्तमान सरकार के कार्यकाल को ईरान के मुद्दे पर एक ऐतिहासिक विफलता करार दिया है। सर्वोच्च सम्मान से नवाजे गए पीएम मोदी। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेल्ग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है। ऐतिहासिक यात्रा और 33वां सम्मान। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की यह पहली यात्रा है और वैश्विक मंच पर भारत स्लोवाकिया संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी को मिला ये 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। देशवासियों को समर्पित सम्मान मिलने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त करते हुए इस गौरव को भारत के 140 करोड़ लोगों को समर्पित किया और इसे दोनों देशों के बीच स्थायी मित्रता का प्रतीक बताया। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्वागत। स्लोवाकिया के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद पिछले 33 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस पहली ऐतिहासिक यात्रा पर पीएम मोदी का ब्रातिस्लावा में पारंपरिक ब्रेड और नमक भेंट करके भव्य स्वागत किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रवासी उत्साह। स्वागत समारोह में स्लोवाक कलाकारों द्वारा वंदे मातरम और आध्यात्मिक महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट की विशेष प्रस्तुतियां दी गईं। वहीं भारतीय प्रवासियों ने भारत माता की जय के नारों के साथ पीएम मोदी का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। द्विपक्षीय वार्ता पर ध्यान। पीएम मोदी स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेल्ग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल और रेलवे विकास जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अहम बैठकें करेंगे। 13 प्रमुख क्षेत्रों में डील्स। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच हुई बैठक में भारत और फ्रांस ने रक्षा, एआई, अंतरिक्ष, व्यापार, शिक्षा और परमाणु ऊर्जा सहित 13 बड़े क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के समझौतों को मंजूरी दी। व्यापार और आर्थिक सुरक्षा का लक्ष्य। दोनों देशों ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने के लिए एक उच्चस्तरीय तंत्र स्थापित करने, आर्थिक सुरक्षा संवाद, सप्लाई चेन और महत्वपूर्ण खनिज सुरक्षा शुरू करने तथा फ्रांस में ऊपी का दायरा बढ़ाने पर सहमति जताई। तकनीक, स्टार्टअप और अनुसंधान में सहयोग। इस वार्ता के तहत इनोवेशन रोडमैप 2030 अपनाने, संयुक्त आय वर्किंग ग्रुप बनाने, कानपुर में एरोनॉटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने,
तथा पेरिस की प्रसिद्ध स्टेशन एफ में 10 नए भारतीय स्टार्टअप्स को जगह देने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। रक्षा, परमाणु और शैक्षणिक साझेदारी। दोनों नेताओं ने रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन और शांति अधिनियम के तहत परमाणु रिएक्टरों पर चर्चा की। साथ ही पीएम मोदी ने फ्रांसीसी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने का निमंत्रण दिया और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारतीय छात्रों को अधिक सुविधाएं देने का भरोसा दिलाया। उड़ान के बाद तकनीकी खराबी। मंगलवार सुबह 7:40 बजे कन्नूर से जेद्दा के लिए रवाना हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक विमान में उड़ान भरने के लगभग 2 घंटे बाद पायलट को इंजन वार्निंग लाइट चेतावनी संकेत जलती हुई दिखाई दी, जिससे ईंधन फ्यूल फिल्टर में खराबी का पता चला। सुरक्षित आपातकालीन लैंडिंग। इंजन में आए इस खराबी के संकेत के बाद पायलट ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए विमान को वापस मोड़ने का फैसला किया और उतरने से पहले ईंधन का वजन कम करने के लिए हवा में कुछ समय तक चक्कर लगाने फ्यूल बर्निंग डंपिंग के बाद कन्नूर हवाई अड्डे पर उसकी सकुशल लैंडिंग कराई। यात्री पूरी तरह सुरक्षित। कन्नूर एयरपोर्ट के पीआरओ द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार विमान में सवार सभी 180 से अधिक यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं और घटना के तुरंत बाद विमान को गहन तकनीकी जांच के लिए भेज दिया गया है। बिहार के कला एवं संस्कृति विभाग ने सार्वजनिक स्थानों, वाहनों और शादी विवाह समारोहों में अश्लील, डबल मीनिंग और जातिसूचक गाने बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। विभाग ने गृह विभाग सहित सभी जिला कप्तानों, डीएम और एसपी को पत्र भेजकर ऐसे आपत्तिजनक गानों के प्रसारण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। सरकार का मानना है कि इन गानों से सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है और हिंसा व तनाव की स्थिति पैदा हो रही है, इसलिए महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा और बिहार की सांस्कृतिक गरिमा बनाए रखने के लिए यह प्रशासनिक सख्ती जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त जारी होने की आधिकारिक तारीख घोषित हो गई है, जिसके तहत आगामी 20 जून शनिवार को पात्र किसानों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 2000 रुपये भेजे जाएंगे। इस घोषणा के बाद किसान योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर नो स्टेटस विकल्प के जरिए अपना ताज़ा बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान वेबसाइट पर अपने राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव का विवरण दर्ज करके पूरी बेनिफिशियरी लिस्ट देख सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं कि सूची में उनका नाम शामिल है या नहीं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई लोकसभा सांसदों की बैठक में सभी के न पहुंचने और सांसद संजय देशमुख की शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के बाद पार्टी में संभावित टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। शिंदे गुट के नेता प्रताप सरनाइक ने बयान दिया है कि बाल ठाकरे के विचारों और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा रखने वाले सांसदों व विधायकों के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने इन सभी राजनीतिक कयासों को खारिज करते हुए दावा किया है कि पार्टी के सभी 9 सांसद पूरी तरह एकजुट हैं और उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।